हेलो एवरीवन। आज की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, द हिंदू ने कौन कौन सी न्यूज़ को आज कवर किया है, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो पॉलिटिकल न्यूज़ ही है। पिछले काफ़ी टाइम से देख रहे थे कांग्रेस में प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हो रहे थे। हमारे लिए काम की नहीं है, लेकिन एक वर्ड हम 2-3 दिन से डिस्कस कर रहे थे लगातार, वो थी हमारी एक वर्ड था इनर पार्टी डेमोक्रेसी। तो ये इस तरीके से जब पार्टीज़ के अंदर ही प्रेसिडेंट्स के या और भी कोई पद होता है, उसके इलेक्शंस होते हैं, तो ये सीधे सीधे इनर पार्टी डेमोक्रेसी से जुड़ता है। ये 2 दिन से हम लगातार इनर पार्टी डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ रहे थे और उसी का एक एग्जाम्पल है ये। अब कौन जीता, कितने वोट मिले, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। दिल्ली में हम लोग बोलते थे कि यहाँ पर 5 एकर्स को चलाना ये सब बैन होता है दिवाली पर। दरअसल ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ जो है एक फंडामेंटल राइट है, और इस राइट टू लाइफ में एक लाइफ होती है राइट टू हेल्दी लाइफ, और हेल्दी लाइफ के अगेंस्ट जो भी चीज़ें होती है उन्हें फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट मानते हुए आर्टिकल 21 के अंडर उन्हें बैन करा जा सकता है। यही रीज़न है कि दिल्ली में 5 एकर्स पे बैन होना, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट होती है। तो हमारे लिए कब बैन करा, किसने बैन करा, इससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 21 क्या है। दरअसल आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ, वो अपने आप में काफ़ी ब्रॉड आर्टिकल है। इसमें सब कुछ आ जाता है। आप चाहे नॉइस पोल्यूशन के अगेंस्ट हो, चाहे वो हेल्दी इन्वायरमेंट हो, ये सारी बातें। तो ये जो है हमारे फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जा रहा था, इसीलिए दिल्ली में जो फाइन वाइन लगा देते हैं, बैन कर देते हैं। यदि कोई चलाता भी है तो फिर उस पर 200 रुपये का फ़ाइन, ये सारी बातें थी। आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज की न्यूज़ फ्रंट पेज पे है, वो है यूएनएससी के बारे में। हम 2 बार डिस्कस कर चुके हैं पिछले 15-20 दिन में यूएनएससी के बारे में, कि चाइना ने पाकिस्तान के रेस्पेक्ट में जो 2 प्रपोजल्स आए थे, वहाँ के पाकिस्तान के टेररिस्ट के अगेंस्ट जो 2 प्रपोजल आए थे, उन्हें ब्लॉक कर दिया। ये ब्लॉक करना होता क्या है? दरअसल यूएनएससी के बारे में आप लोग को बताया था कि यूएनएससी मतलब 15 मेंबर बॉडी। इस 15 मेंबर बॉडी में 5 होते हैं परमानेंट मेंबर और 10 होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर। इन 5 परमानेंट मेंबर जो हैं चाइना, यूके, फ्रांस, रशिया और यूएसए, इन 5 मेंबर्स के पास जो है वो वीटो पावर होती है। और वीटो पावर का मतलब ये है कि यह जिस प्रपोजल को चाहें उसे उसके अगेंस्ट उस पर वीटो लगा सकते हैं या उसे रोक सकते हैं। कोई भी एक मेंबर यदि किसी प्रपोजल पर वीटो लगा देता है तो वो जो प्रपोजल है वो वहीं रुक जाता है। यही चीज़ पाकिस्तान के टेररिस्ट के अगेंस्ट जो 2 प्रपोजल आए थे, और ये प्रपोजल जो थे वो इंडिया लाया था, इंडिया और यूएसए। चाइना वंस अगेन ब्लॉक्ड प्रपोजल्स बाय इंडिया एंड दी यूएसए, और ये थे पाकिस्तान के 2 टेररिस्ट कौन से थे ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन चाइना ने वीटो यूज़ करा। ये वीटो का पावर है क्या, ये इम्पोर्टेंट है, हम डिस्कस कर लिए थे और आज फिर रिवाइज कर लेते हैं। यूएनएससी में की मीटिंग थी। यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशंस का एक में से एक ऑर्गेनाइजेशन यूएनएससी, उसके टोटल 15 मेंबर्स, और ये 15 मेंबर्स में से 5 मेंबर्स परमानेंट मेंबर और बाकी के 10 नॉन परमानेंट मतलब ये टाइम टू टाइम इलेक्ट होते हैं। जैसे अभी रिसेंटली में इंडिया भी इसका मेंबर बना। इंडिया जो है अभी आज जो प्रेजेंट में नॉन परमानेंट मेंबर है, क्योंकि इंडिया अभी इलेक्ट हुआ था। यही रीज़न है कि इंडिया यहाँ पर प्रपोजल लाया। तो इंडिया चूँकि एक मेंबर था, तो इंडिया यूएसए के साथ मिलकर एक इन टेररिस्ट के अगेंस्ट एक प्रपोजल लाया, जिसे चाइना ने वीटो यूज़ कर लिया। इन 5 मेंबर्स के पास की वीटो पावर, जो चाहे जिस प्रपोजल को रोक सकते हैं। ये पूरा यूएनएससी था। इनका काम क्या है, तो वही इंटरनेशनल लेवल पर सिक्योरिटी को इंश्योर करना। ये पूरा यूएनएससी के बारे में हमने रिवाइज करा। आगे बढ़ते हैं। यूजी अंडर ग्रेजुएट के एडमिशन चल रहे हैं डीयू में, इम्पोर्टेंट नहीं है। अगेन सिटी की न्यूज़, ऐसा कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। एक न्यूज़ थी दिल्ली की 5 एकर्स वाली, जो फ्रंट पेज पे आई थी, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। स्टेट्स की न्यूज़ पे चलें तो स्टेट्स की न्यूज़ में भी ऐसा कुछ नहीं है। मिथुन चक्रवर्ती हमारे कोई काम की नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगेन पॉलिटिकल न्यूज़ है, ममता बनर्जी हैं, ये सारे लोग हैं, श्री राम हैं। आगे बढ़ते हैं।
CID अरेस्ट, CID है क्या, जिस तरीके से स्टेट सेंट्रल लेवल पर CBI होती है, उसी तरीके से स्टेट लेवल पर CID होती है। यानी जो CBI के कंसेप्ट हैं उन्हें इस स्टेट लेवल पर या स्टेट लॉज के अगेंस्ट अप्लाई कर दो तो वो बॉडी आपके CID की फंक्शनिंग आप अपने आप खुद समझ जाओगे। तो यहाँ पर CID है, CID अरेस्ट 37 टीचर्स इन कर्नाटक रिक्रूटमेंट स्केम, क्योंकि रिक्रूटमेंट कर्नाटक गवर्नमेंट ने करा, रिक्रूटमेंट कर्नाटक के लॉज के थ्रू हो रहा था। अब इस लॉज के अगेंस्ट काम करा इन टीचर्स ने, तो जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा वो भी कर्नाटक की जो लोकल वहाँ की कर्नाटक की जो स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन बॉडी है वो करेगी। ऐसे में CBI को तो बुलाएंगे नहीं, कर्नाटक के स्पेसिफिक मैटर है तो वहाँ की स्पेसिफिक अथॉरिटी थी CID, तो उसको ये पूरा मैटर मिला। तो इतना ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से सेंट्रल लेवल पर CBI होती है जो कि बहुत ही सीरियस मैटर्स स्पेशली करप्शन, ऑर्गेनाइज क्राइम, ऐसे मामलों को इन्वेस्टिगेट करती है, उसी तरीके से जब मामला स्टेट लॉ के अंडर आ रहा हो तो स्टेट लॉ के अंडर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हर स्टेट में एक CID होती है। ये पूरा CBI और CID के बीच में हमने डिफरेंस समझा। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर तुर्की का एक आर्टिकल है, इम्पोर्टेंट नहीं है। कश्मीरी पंडित, अगेन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसको रुक के पढ़ा जाए। अगेन पॉलिटिक्स पे न्यूज़, पॉलिटिक्स स्पेसिफिक न्यूज़ है। पुष्कर सिंह धामी की स्टेट, हेमंत बिस्वा, यहाँ की जो पॉलिटिकल न्यूज़ है, स्टेट लेवल के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनकी क्या आइडियोलॉजी है, ये सारी बातें हैं, काम की नहीं है। नेक्स्ट CGI विल हैव द लॉन्गेस्ट टेन्योर इन लास्ट डिकेड। अब यहाँ पर इन्होंने दे रखा है, जैसे जो जस्टिस DY चंद्रचूड़ होंगे वो जब तक रिटायर्ड नहीं हो जाते तो तब तक वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के टर्म में अपनी सर्विस देंगे, और टोटल उनके रिटायरमेंट के अभी 372 डेज बच रहे हैं। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि ये लिस्ट आई है तो मतलब इनका रिटायरमेंट होता होगा। तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि टर्म लेंथ कितनी होती है एक जज की। जिस दिन से अपॉइंटमेंट हुआ तो ये रिप्रेजेंटेटिव्स की तरह नहीं है कि अपॉइंटमेंट से 5 साल तक इनका कार्यकाल चलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें अलग तरीके से देखा जाता है। इनकी जो टर्म लेंथ होती है वो होती है जब तक ये 65 ईयर्स के नहीं हो जाते। यदि हाई कोर्ट के जज हैं तो 62 ईयर्स तक के नहीं हो जाते, तब तक ये अपनी सर्विस देंगे। अब जो नए जस्टिस आए हैं, हमारे चीफ जस्टिस आए हैं, उनको 65 ईयर का होने में अभी 372 डेज बच रहे हैं, तो इतने दिन ये अपनी सर्विस देंगे। तो क्या अब यहाँ पर तो ये लिस्ट दे रखी है, तो क्या 372 डेज बच रहे हैं तो क्या इतना कंपलसरी है कि केवल यही सर्विस देंगे? क्या हमें इन्हें हटा नहीं सकते? हटा सकते हैं। अगेन प्रेसिडेंट इन्हें हटा भी सकते हैं। इनसे 372 डेज के पहले प्रेसिडेंट इन्हें हटा सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट की 2/3 मेजोरिटी, और 2/3 मेजोरिटी भी अलग अलग हाउसेज में अलग अलग लेवल पे पास होनी चाहिए। यानी 372 डेज ही क्यों हैं ये हमने समझा, क्योंकि इनके रिटायरमेंट की एज होती है 65। यदि हाई कोर्ट के जज होते तो 62 रिटायरमेंट एज है। क्या 372 डेज के पहले हम इन्हें नहीं हटा सकते? हटा सकते हैं। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट की 2/3 मेजोरिटी के साथ परमिशन के बाद इन्हें हटा सकता है। आगे बढ़ते हैं। इस लिस्ट में कौन कितने दिन रहा, कौन कितने दिन, ये हमारे लिए काम का नहीं है, लेकिन हमको ये समझना होगा कि ये लिस्ट बनी है तो इस लिस्ट के बनने का अंदर बेस क्या है। तो बेस वही था 65 ईयर रिटायरमेंट एज, ये इसलिए हमको ये याद रहना चाहिए। अगेन चाइना की स्पेसिफिक न्यूज़ है, चाइना ओरिएंटेड पेपर लग रहा है मेरे को, तो चाइना, जापान, अगेन आगे बढ़ोगे तो फिर चाइना पे आर्टिकल, और इधर देखो इधर तुर्की पे आर्टिकल आया था, तो ये तुर्की का आर्टिकल है। तो आज कोई है, ये दूसरे कंट्री की जो पॉलिटिक्स होती है वो इम्पोर्टेंट नहीं होती, क्योंकि हम तो हमारे कंट्री की पॉलिटिक्स ही नहीं देखते। 2020 वर्ल्ड कप चल रहा है, एक बार चलने दो, ख़त्म होने दो, फिर देखेंगे। अगेन यूनाइटेड नेशन के जो चीफ हैं वो इंडिया की विजिट पर आए हैं, IIT बॉम्बे में थे। अब इन्होंने क्या कहा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट जो है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है, वो आपके कई प्लेसेस को आइडेंटिफाई करके वो पूरा एक नेट लेवल पर एक बोलते हैं ना जाल बनाता है,
वो यदि कोई हमारे यहाँ कोई डोमेस्टिक या फॉरेन टूरिस्ट है तो उसे कौन कौन सी प्लेसेस को विजिट करना चाहिए, ये सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करके एक स्कीम चलाई जाती है, स्वदेश दर्शन स्कीम। इसमें कई सारे सर्किट्स डेवलप करे जाते हैं, कई सारे जो जैसे एलोरा केव्स का फ़ोटो है, अजंता केव्स हो गई, आपके प्रयागराज में चित्रकूट हो गए, खजुराहो के टेम्पल्स हो गए, इन सब चीज़ें जो हमारे यहाँ हिस्टोरिकल जिनका कुछ बैकग्राउंड है, जो एक पहले से ही ट्रेडिशनली ही टूरिस्ट प्लेसेस रहे हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करके उन्हें इस तरीके से डेवलप करा जाता है कि वहाँ पर टूरिज्म एक्टिविटीज़ को प्रमोट करा जा सके। जिस तरीके से फॉर एग्जांपल यदि ये इंडिया का मैप है, तो इसमें इस तरीके से सर्किट डेवलप करे जाते हैं कि जैसे अजंता केव को डेवलप करा, नासिक में महाबलेश्वर है, इस तरीके से इस तरीके से डिज़ाइन करा जाता है कि XYZ कोई भी डोमेस्टिक या फॉरेन टूरिस्ट आए, फॉरेन से कोई टूरिस्ट आए तो उसके लिए एक पूरा सिस्टम क्रिएट करा जाए टूरिज्म के लेवल पे। इसी तरीके से इसी के लिए एक स्कीम थी, इसके लिए 15 स्टेट्स को मैं स्वदेश दर्शन स्कीम 2 के अंदर कवर करा जाएगा और वहाँ के जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको डेवलप करा जाएगा टूरिज्म के रेस्पेक्ट में। ये पूरी बात थी। अब बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश में 62 कैंडिडेट्स डिक्लेयर करे, इम्पोर्टेंट नहीं है। जिस दिन इम्पोर्टेंट था हमारे लिए हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसका अनाउंसमेंट करा था, वो हम ऑलरेडी देख चुके थे। आगे बढ़ते हैं। अगेन कांग्रेस प्रेसिडेंट न्यूज़, वही चीज़ें रिपीट हो रही है। जीएसटी काउंसिल के बारे में आया है कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है, नवंबर में होगी। ये आर्टिकल फिर आएगा और मैं फिर आपको वहाँ बोलूँगा कि हमने इसका वहाँ पर डिस्कस करा था। फर्स्ट हाफ में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी, वहाँ पर हम इसको रिवाइज़ कर लेंगे। लेकिन रिवाइज़ करने के पहले ये समझते हैं कि जीएसटी काउंसिल है क्या। मैं बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा था इस बॉडी का, लेकिन आज आ ही गया। जीएसटी काउंसिल की बात करें तो जीएसटी एक्ट जो आया था कॉन्स्टिट्यूशन का 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें टैक्स सिस्टम को, इस टैक्स सिस्टम में भी इनडायरेक्ट जो टैक्स सिस्टम था उसमें रिफॉर्म करा गया और जीएसटी जो एक्ट था गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लाया गया। उसी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स था, उसी में जो एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी थी वो थी आपकी जीएसटी काउंसिल। और ये सारी बातें 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ी गई और उसी में आर्टिकल 279 के अंडर जो टैक्सेस में रिफॉर्म लाया गया, उसी में एक पार्ट ये भी था कि जीएसटी काउंसिल होगी। जीएसटी काउंसिल यानी एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, यानी और चूँकि जीएसटी जो है वो होता है आपका वन नेशन वन टैक्स, यानी अब पहले क्या था, स्टेट का अपना टैक्स और सेंटर का अपना टैक्स। क्योंकि ये वन नेशन वन टैक्स है, यानी स्टेट और सेंटर दोनों का रिप्रेजेंटेशन होगा। तो हाँ, यही होता है जीएसटी काउंसिल में। बात करें रिप्रेजेंटेशन की, बात करें यदि सेंटर से बात करें तो सेंटर से एक होते हैं मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और एक होता है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जो स्टेट वाले होते हैं, जो इनके अंडर काम करते हैं। ये दो लोग यहाँ से। इसके अलावा स्टेट से बात करें तो स्टेट्स के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं या फिर वो कोई नॉमिनेटेड पर्सन जो सीएम नॉमिनेट करें, जनरली फाइनेंस मिनिस्टर ही होते हैं। ये सारे लोग जो हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं और इसके जो चेयरमैन होते हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। अगेन काउंसिल है, कई मुद्दों को डिस्कस करेगी, तो फिर इनको डिसीजन भी लेना होगा। तो डिसीजन कौन लेगा, सेंटर लेगी या स्टेट लेगी या दोनों मिलके लेंगे? दोनों मिलके लेंगे, लेकिन दोनों का प्रपोर्शन अलग अलग है। इस सेंटर का जो वोटिंग होती है, सेंटर का जो प्रपोर्शन होता है, टोटल शेयर जो होता है वोटिंग में, वो होता है 1/3, जबकि 2/3 वोट जो है वो स्टेट के पास होते हैं। यानी ये पूरा इसका सिस्टम चलता है। आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से जीएसटी काउंसिल जो बात करें तो जीएसटी काउंसिल भी हमारे सीधे हमारे फेडरलिज्म से जुड़ता है। फेडरलिज्म की बात करें, जहां आप सब लोग जानते हैं, डिस्कस करा था सेंटर स्टेट रिलेशन में, जहां पर स्टेट का भी और सेंटर का भी दोनों का रिप्रेजेंटेशन होता है। आगे बढ़ते हैं। वल्चर्स की बात करी गई है। वल्चर्स, वाकई में वल्चर्स जो है वो अभी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशंस में है। जो रेड हेडेड वल्चर है, इंडियन ग्रिफॉन वल्चर है, इस तरीके से काफ़ी कुछ वल्चर्स तो ऐसे हैं जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट में है, यहाँ पर मेंशन भी करा हुआ है। सारे नहीं हैं, कुछ नियर थ्रेटेंड हैं,
कुछ इंडेंजर्ड है, ये IUCN की कैटेगरी होती है, उसमें है। मिशन टू सेव क्रिटिकली इंडेंजर्ड वल्चर्स, जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड वल्चर्स हैं उनको सेव करने के लिए। दरअसल दिक्कत क्या आ रही है कि दिक्कत ये आ रही है कि वल्चर्स जो हैं, आप लोग जानते हैं कि जो भी हमारे जो एनिमल्स हैं, लाइव स्टॉक्स हैं, ये मर जाते हैं तो उनके बाद जो इनकी बॉडी होती है वो ऑन स्पॉट वहीं पड़ी रहती है, यदि उन्हें एक जगह पर नहीं लाया जाए तो यदि कोई बॉडी पड़ी हुई है तो वो बॉडी धीरे धीरे डिकम्पोज होने लग जाती है। आपने कोई मरा हुआ जानवर देखा होगा तो उसे कई सारे जो वो चील के तरह के ये ऐसे होते हैं, ये लोग वहाँ खाते रहते हैं उसको। तो ये लाइव स्टॉक जो एनिमल जो होते हैं उन्हें मरने के बाद, उनकी डेथ के बाद उन्हें खाने का काम करते हैं। पिछले कुछ टाइम से ये चला जा रहा है कि जो एनिमल्स होते हैं उनको तरह तरीके की मेडिसिन दी जाती है। उस मेडिसिन वो उनकी बॉडी में ऑलरेडी, जब वो उनकी डेथ होती है उसके बावजूद उनकी बॉडी में वो जो मेडिसिन होते हैं उनके जो केमिकल्स होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। जब ये वल्चर्स जब उन एनिमल्स की डेथ होने के बाद जब उन्हें खाते हैं तो ये मेडिसिन उनके शरीर में है, वो डेथ बॉडी में है, वो भी इन वल्चर्स के अंदर चल जाती है, जिसकी वजह से इनका जो कंजप्शन है उस कंजप्शन की वजह से इनकी डेथ हो रही है। कई बार ये जो हैं वो हवा में उड़ने वाले पक्षी हैं, तो कई बार ये इलेक्ट्रिक तारों से टकरा वहाँ जाते हैं, वहाँ पर ऑन स्पॉट ये करंट की वजह से मर जाते हैं। तो इस तरीके से इसके अलावा उनका नेचुरल हैबिटेट है वो भी डिस्ट्रॉय हो रहा है। कई रीजन्स हैं जिन्हीं का रिजल्ट आप देख रहे हैं कि ये अब क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट में आ सकते हैं। इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो होता है वो अलार्म वाली कंडीशंस होती है। अलार्म कंडीशंस मतलब अब आपको इनको सेव करना ही पड़ेगा। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कुछ इसी तरीके के स्टेप ले रही है। तो आपसे पूछ देगा अभी हाल ही में वल्चर्स को प्रमोट करने के लिए कौन से स्टेट ने कोई एक मिशन लॉन्च करा है, तो वो आपकी तमिलनाडु गवर्नमेंट थी। आगे बढ़ते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी में हमें थोड़ा फास्ट काम करना होगा चैलेंजेस से निपटने के लिए। कर रहा है स्पेस। अभी कुछ दिन पहले हमने PSLV को रिप्लेस करके हमने अभी बात करी थी कि PSLV की जगह अब जो है इसरो जो है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्चिंग व्हीकल ला रहा है। नेक्स्ट जनरेशन लॉन्चिंग व्हीकल NGLV, ये बात करी थी। तो क्या ये भी तो अपडेट ही है कि PSLV से काम नहीं चल रहा, NGLV लाएंगे। तो प्राइम मिनिस्टर का अपना व्यू है स्पेस टेक्नोलॉजी में क्या क्या चल रहा है। अभी यदि हम ब्रीफ आइडिया लें तो एक तो है कि लॉन्चिंग व्हीकल के लेवल पर हम GSLV पे लगातार काम कर रहे हैं। GSLV में भी ये GSLV जो 3 है। इसके अलावा PSLV में हमने नए नए वेरिएंट्स लाए हैं, PSLV DL, PSLV QL। इसके अलावा PSLV फिर भी काम नहीं चल रहा तो हम नेक्स्ट जनरेशन लॉन्चिंग व्हीकल ला रहे हैं। इसमें जो फ्यूल होता है उसमें ग्रीन फ्यूल को प्रमोट कर रहे हैं। इसके अलावा मिशन गगनयान है। इस तरीके से काफ़ी लगातार काम जो है वो हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी में फील्ड में हो रहा है। आगे चलते हैं। अगेन UK, पुतिन, इजराइल, कहीं पर आपको इंडिया से इनका रिलेशन नहीं दिखेगा इन न्यूज़ का। अब इजराइल में क्या हो रहा है, पुतिन ने कौन सा लॉ बनाया, मैरिटल लॉ में क्या चेंजेस, नॉट इम्पोर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। अगेन ईरान में क्या हुआ, बिडेन का क्या हुआ। ऑयल रिजर्व के लिए 15 मिलियन बैरल रिलीज कर 15 मिलियन बैरल जो है ऑयल रिजर्व जो है वो रिलीज करा है। इससे क्या इफेक्ट हो जाएगा, ऑयल की सप्लाई बढ़ जाएगी, थोड़ा बहुत ऑयल के प्राइस कम हो जाएंगे, इतना सा समझना होता है। अब कितना करा क्या नहीं करा इंडिया गवर्नमेंट करेगी तब देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगेन ये बोला जा रहा है कि रुपीज़ की जो वैल्यू है, रुपीज़ जो है वो डॉलर के मुकाबले लगातार वीक होता जा रहा है। वीक होता जा रहा है का मतलब ये होता है यदि पहले एक डॉलर की वैल्यू, यदि पहले $1 जो है वो 50 रुपये थी तो अब वो वीक होकर 80 रुपये के से पार कर गई। अभी देखो आज की बात करें तो 83 है, 83 रुपीज़ हो गई। तो लगातार डॉलर की जो वैल्यू है वो घट रही है, यानी डॉलर के मुकाबले रुपीज़ की जो वैल्यू है वो कम हो रही है और रुपीज़ वीक होता जा रहा है। अब आगे भी ऐसा फिट्स जो है वो एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है ग्लोबल इंटरनेशनल लेवल की, वो ये बोल रही है कि USA की जो वहाँ की फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल बैंक है, उसके स्टेप्स की वजह से आगे आने वाले टाइम पर भी रुपीज़ पे प्रेशर बढ़ेगा और ये और आगे चला जाए 90 तक जाने के चांसेस है। देखते हैं आगे क्या होता है, अभी टाइम देखते हैं इसमें। CG पावर, LG मोटर्स, अल्ट्राटेक प्रॉफिट, रेन बेकरे लाइनिंग, सब प्राइवेट कंपनीज़ की अपनी न्यूज़ है।
स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप, आगे बढ़ते हैं। ऐसा कोई खास न्यूज़ नहीं है जिसको काम की हमारे लिए हो। स्पोर्ट्स काफ़ी न्यूज़ तो काफ़ी कवर करते हैं, द हिंदू में 2-2.5 पेज देते हैं, लेकिन उसमें एग्ज़ाम के काम का कुछ नहीं निकलता है। तो एग्ज़ाम के काम का तो आज जो रिवीजन के पार्ट से देखें, यदि हम पूरी इस लेक्चर को 2 पार्ट में डिवाइड करें, कि एक था जो पिछले काफ़ी टाइम से न्यूज़ में आ रहे थे, जैसे आपके यूएनएससी हो, आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का मैटर हो, ये पिछले कुछ टाइम से हम लगातार इनको रिवाइज कर रहे हैं। जबकि कुछ नए मैटर्स में हमने जीएसटी काउंसिल के बारे में पढ़ा, पल्चर्स के बारे में पढ़ा, आर्टिकल 21 के बारे में पढ़ा। ये सारी बातें हम लोगों ने, कुछ बातें नई थी, कुछ बातें हमने पुरानी थी जिन्हें रिवाइज करा। इस तरीके से पूरे न्यूज़पेपर में क्या क्या मेन कवरेज थी, ये सारी चीज़ें हमने देखी। थैंक यू वेरी मच।